ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। तो रुझान आने शुरू हो चुके हैं और शुरुआती रुझानों में दोनों ही राज्यों में इस समय बीजेपी आगे चल रही है, चाहे वो गुजरात की बात हो या फिर हिमाचल प्रदेश की बात हो। दोनों ही राज्यों में इस समय बीजेपी आगे चलती हुई रुझानों में नजर आ रही है। गुजरात में 45 सीटों से बीजेपी आगे चलती हुई नजर आ रही है। तो नेटवर्क 10 पर चुनावी महाकवरेज लगातार आपको दिखा रहे हैं। गुजरात में किसका होगा राज, हिमाचल में क्या बदलेगा रिवाज, तमाम बड़े सवाल। गुजरात में कांग्रेस 36 सीटों पर इस समय आगे चलती हुई नजर आ रही है। ये देखिए रुझान लगातार बदलते हुए नजर आ रहे हैं और हम आपको बता रहे हैं गुजरात में बीजेपी 110 सीटों पर आगे चल रही है, तो वहीं कांग्रेस 36 सीटों पर आगे चलती हुई नजर आ रही है। ये गुजरात के रुझान हम आपको बता रहे हैं। शुरुआती रुझानों की अगर बात करें तो शुरुआती रुझानों में बीजेपी आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। गुजरात में कांग्रेस पार्टी 36 सीटों पर और हिमाचल प्रदेश में बीजेपी शुरुआती रुझानों में आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। दोनों ही राज्यों की स्थिति इस समय एक जैसी नजर आ रही है। गुजरात में भी शुरुआती रुझानों में बीजेपी आगे बढ़ते हुए और हिमाचल प्रदेश में भी शुरुआती रुझानों में बीजेपी आगे इस समय चलती हुई नजर आ रही है। दोनों ही राज्यों की स्थिति एक जैसी। तमाम बड़े चेहरे जिनकी साख दांव पर है, जिनकी किस्मत का फैसला आज होना है। हिमाचल प्रदेश में क्या रिवाज इस बार बदलेगा और गुजरात में जो 27 सालों का रिकॉर्ड है क्या वो इस बार टूटेगा। हिमाचल प्रदेश में बीजेपी 22 सीटों पर इस समय आगे चल रही है और कांग्रेस पार्टी 17 सीटों पर इस समय आगे चल रही है। देखिए हिमाचल की अगर बात करें तो हिमाचल में बहुत ज्यादा कड़ा मुकाबला इस समय नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि 22 और 17 सीटों के रुझान इस समय सामने आ रहे हैं। 22 सीटों पर बीजेपी आगे चलती हुई नजर आ रही है और 17 सीटों पर कांग्रेस पार्टी इस समय आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। इससे लग ये रहा है कि हिमाचल प्रदेश में अब तक जो हर 5 साल में सत्ता परिवर्तन का रिकॉर्ड बना हुआ है शायद वो बरकरार रह सकता है, क्योंकि बहुत ज्यादा फर्क इस समय नजर नहीं आ रहा है। हिमाचल प्रदेश की अगर बात करें 68 विधानसभा सीटें हिमाचल प्रदेश में हैं। 68 में से 22 सीटों पर बीजेपी इस समय आगे और 17 सीटों पर कांग्रेस पार्टी इस समय आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। यहाँ पर कड़ी टक्कर, कांटे की टक्कर नजर आ रही है। चुनावी महाकवरेज लगातार आपके सामने। हिमाचल में बीजेपी 22 सीटों पर आगे बढ़ते हुए और कांग्रेस पार्टी 17 सीटों पर आगे बढ़ते हुए नजर आ रही है। गुजरात और हिमाचल दोनों ही राज्यों के रुझान आने शुरू हो गए हैं और दोनों ही राज्यों के शुरुआती रुझानों में बीजेपी इस समय आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। हिमाचल प्रदेश में क्या इस बार रिवाज ऐसे ही बना रहेगा, क्योंकि हर 5 साल में सत्ता परिवर्तन हिमाचल प्रदेश में होती है। 5 साल बीजेपी की सरकार वहां पर और 5 साल कांग्रेस पार्टी की सरकार वहां पर होती है। लेकिन इस बार जो जी तोड़ मेहनत की है, क्या वो रिवाज बरकरार रहेगा या फिर इस बार टूटता हुआ नजर आएगा, क्योंकि अब तक के शुरुआती रुझानों में जो रुझान सामने आए हैं उसमें बहुत ज्यादा फर्क नजर नहीं आ रहा है। कांटे की टक्कर इस समय नजर आ रही है। 22 और 17 सिर्फ इतना सा फर्क नजर आ रहा है। बीजेपी 22 सीटों पर आगे चल रही है और कांग्रेस पार्टी 17 सीटों पर इस समय आगे चलती हुई नजर आ रही है। तो बहुत ज्यादा बड़ा फर्क इसको नहीं कहा जा सकता, सिर्फ और सिर्फ कांटे की टक्कर इसको कहा जा सकता है, क्योंकि धीरे धीरे आने वाले कुछ मिनट में या फिर कुछ घंटों में ये रुझान और भी ज्यादा बढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। यहाँ हर 5 साल में सत्ता परिवर्तन का जो रिवाज है वो कायम भी रह सकता है या फिर टूट भी सकता है, क्योंकि रुझान लगातार बदलते हुए नजर आ रहे हैं। ईशा ठाकुर संवाददाता हमारे साथ जुड़ गई हैं और ज्यादा जानकारी के लिए। ईशा, जो शुरुआती रुझान इस समय हिमाचल प्रदेश के सामने आ रहे हैं, देखिए बहुत ज्यादा इसमें फर्क नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि 22 सीटों पर इस समय बीजेपी आगे चल रही है और 17 सीटों पर कांग्रेस पार्टी आगे चल रही है। क्योंकि ये जो मुकाबला सीधे कांटे की टक्कर नजर आ रही है, तो क्या लग रहा है जो रिवाज है बरकरार रहेगा, क्योंकि शुरुआती रुझानों से?
बिल्कुल काजल, देखिए 8 बजे से जो मतगणना है वो 68 सीटों के लिए शुरू हो चुकी है। सबसे पहले पोस्टल बैलेट की यहाँ पर गिनती हो रही है और ये शुरुआती रुझान है। शुरुआती रुझान को अगर हम देखें तो कांग्रेस और बीजेपी के बीच में टक्कर नजर आ रही है। जैसा कि पहले भी लग रहा था कि जो ये मुकाबला है मुख्य तौर से बीजेपी और कांग्रेस के बीच में ही दिखाई देगा, क्योंकि पहली बार आम आदमी पार्टी की अगर बात करें, पहली बार चुनाव लड़ रही है। 68 की 68 सीटों पर अपने उम्मीदवार चुनाव मैदान में उतारे हैं। पंजाब में जो वादे किए गए थे उन्हीं वादों पर हिमाचल प्रदेश में चुनावी मैदान में है, लेकिन मुख्य मुकाबला कांग्रेस और भाजपा के बीच में है। 9 बजे के बाद ही ये पता चल पाएगा कि आखिरकार कौन सत्ता में काबिज होता है और किसकी सरकार बनती है। यहाँ पर जिस तरीके से बीजेपी ने अपना नारा दिया है कि राज नहीं रिवाज बदलेगा, वहीं अगर हम कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस का भी ये नारा है कि जिस तरीके से रिवाज रहा है कि हर 5 साल बाद सत्ता बदलती है, तो इस बार भी जो जनता है वो वीरभद्र के नाम पर वोट देगी और वीरभद्र के चलते ही कांग्रेस सत्ता में काबिज होगी। ये कांग्रेस के दावे हैं। अगर हम वीरभद्र की बात करें तो एक बहुत बड़ा नाम हिमाचल प्रदेश की राजनीति में, उनकी गैर मौजूदगी में इस बार कांग्रेस ने चुनाव लड़ा है, क्योंकि वो अब हमारे बीच में नहीं है, उनका देहांत हो चुका है। लेकिन बड़ी ही मजबूती से प्रतिभा सिंह की अगर बात करें, सांसद भी हैं और मौजूदा कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्षा भी हैं। तो ऐसे में देखिए जिस तरीके से अंदरूनी अंतर्कलह बीजेपी के बीच में देखने को मिली है, तो यहाँ पर काजल नजरें यहाँ पर भी टिकी हैं कि हमीरपुर से सांसद हैं अनुराग ठाकुर, केंद्र में मंत्री भी हैं, लेकिन उनके अधीन जो क्षेत्र आते हैं, इसके अलावा राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी के जेपी नड्डा, उनका गृह जिला बिलासपुर है। बिलासपुर के अधीन जितने भी 4 विधानसभा क्षेत्र आते हैं, क्या वो निकाल पाते हैं ये सीटें या नहीं? क्योंकि धूमल की अगर बात करें, प्रेम कुमार धूमल हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर के जो पिता हैं, उन्हें 2017 विधानसभा चुनाव में जो उनकी परंपरागत सीट थी हमीरपुर, वहां से हटाकर सुजानपुर से लड़ाया गया था और उन्हें हार का सामना भी करना पड़ा था और पहली बार ये चुनाव हारे थे। लेकिन इस बार ईशा, कांगड़ा की स्थिति बताइए, क्योंकि कांगड़ा में जितनी सीटें हैं उस पर जीत बहुत ज्यादा निर्भर करती है। कहा यह जाता है कि जिसने कांगड़ा को जीत लिया सरकार उसकी बन गई, वहां की स्थिति बताइए। बिल्कुल बिल्कुल काजल, क्योंकि शिमला तक का अगर रास्ता कहीं से निकलता है तो वो कांगड़ा है। कांगड़ा में 15 विधानसभा क्षेत्र हैं। अगर हम बात करें 2017 विधानसभा चुनाव की, उस दौरान 15 में से 11 सीटें भाजपा के खाते में गई थी और 3 सीटें कांग्रेस ने जीती थी और यहीं से सरकार बनाई थी भारतीय जनता पार्टी ने हिमाचल प्रदेश में। वहीं 2012 के चुनावों की अगर हम बात करें और उन आंकड़ों पे नजर डालें तो 15 में से 10 सीटें कांग्रेस के खाते में गई थी, 3 भारतीय जनता पार्टी के, और इसके अलावा अगर 2 सीटों की बात करें वो निर्दलीय के खाते में। और जिस तरीके से कांग्रेस ने 10 सीटें जीती थी कांगड़ा से, और यही वजह है कि 2012 में अपनी सरकार बनाई थी, लेकिन 2017 में 11 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने निकाली और अपने सत्ता में काबिज हुई। और कांगड़ा की अगर हम बात करें, देखिए इस बार मुकाबला बड़ा ही रोचक है। अंदरूनी अंतर्कलह और जो बागी उतरे हैं चुनाव मैदान में, उसने बीजेपी की सरदर्दी यहाँ पर बढ़ा दी है और यही वजह है कि जो मुकाबला है कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच में दिख रहा है। और देखिए बहुत कुछ निर्भर करता है जेपी नड्डा और अगर बात करें केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर पर, अगर यहाँ पर हार होती है भारतीय जनता पार्टी की तो भावी में इनकी क्या स्थिति रहेगी वो भी यहाँ पर निर्भर करेगा, क्योंकि अंदरूनी अंतर्कलह बीजेपी में चुनाव के दौरान चरम पर देखने को मिली, चाहे आप अनुराग ठाकुर की बात कर लें या फिर जेपी नड्डा की। और यहाँ पर अगर हम बात करें जयराम ठाकुर की, 5 बार विधायक रह चुके हैं, मौजूदा मुख्यमंत्री हैं, और अगर वो जीत भी जाते हैं और भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार नहीं बना पाती है तो कहीं ना कहीं जो हार का ठीकरा है केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर और जेपी नड्डा के सर पर फूटेगा। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस की बात करें, कांग्रेस में भी अंतर्कलह अपने चरम पर है, अभी सत्ता में काबिज नहीं हुई है, लेकिन दावेदारी सभी की तरफ से यहां पर ठोकी जा रही है सीएम पद के लिए। लगातार दिल्ली दरबार में भी नतमस्तक हुए कई नेता, और यहाँ पर देखिए जो बड़े नाम हैं, सुखविंदर सिंह सुक्खू की बात करें या मुकेश अग्निहोत्री, धनीराम शांडिल या फिर आशा कुमारी, ये तमाम वो नाम हैं जो दावेदारी पेश कर रहे हैं। और इसी बीच जो कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष हैं प्रतिभा सिंह, जो स्वर्गीय वीरभद्र सिंह की पत्नी भी हैं,
उनका भी यहाँ पर कहना है कि अगर मौजूदा विधायक चाहते हैं कि अगर कांग्रेस सत्ता में आती है और मौजूदा विधायक चाहते हैं और मेच्योरिटी रहती है कि उन्हें मुख्यमंत्री बनाया जाए, तो वो मुख्यमंत्री पद की दावेदारी लेने के लिए आगे हैं। और उनका ये भी कहना है कि अगर वीरभद्र की हम बात करें, उनकी तरफ से भी 1983 और 2012 में वो भी सांसद थे, लेकिन मुख्यमंत्री की कमान जी। आपको रोकूंगी ईशा। एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। हिमाचल में बीजेपी 32 सीटों पर इस समय आगे चल रही है। ये देखिए, बड़ी जानकारी रुझानों से सामने आ रही है। और 26 सीटों पर कांग्रेस पार्टी इस समय आगे चल रही है। अभी भी बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, कांटे की टक्कर है। टक्कर और ज्यादा लगातार कड़ी होती चली जा रही है। 32 सीटों पर बीजेपी इस समय आगे चल रही है और 26 सीटों पर कांग्रेस पार्टी इस समय आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। ये रुझान है जिनमें बीजेपी आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। हालांकि अब तक के जो रुझान है उससे कहीं ना कहीं लग ये रहा है जो अब तक का रिवाज है वो शायद बरकरार रह भी जाए, क्योंकि शुरुआती रुझान है, कुछ कहा नहीं जा सकता है। धीरे धीरे ये रुझान बदल भी सकते हैं। हालांकि जिस तरीके से रुझानों की शुरुआत हुई, बीजेपी आगे चल रही है और अभी तक आगे ही है। ये रुझान लगातार आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। 32 सीटें बताई जा रही हैं। 32 सीटों पर हिमाचल प्रदेश में बीजेपी इस समय आगे चल रही है और 26 सीटों पर कांग्रेस पार्टी इस समय आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। ईशा हमारे साथ लगातार बनी हुई है। ईशा, देखिए, बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। अभी जो रुझान इस समय आए हैं, 32 सीटों पर बीजेपी आगे और 26 सीटों पर कांग्रेस पार्टी आगे चल रही है। रुझान लगातार बढ़ते चले आ रहे हैं, लेकिन जो हमारी स्थिति है, स्थिति वही की वही बनी हुई है। बीजेपी अभी तक आगे है। बिल्कुल काजल, देखिए ये शुरुआती रुझान है, क्योंकि इस वक्त पोस्टल बैलेट की गिनती जारी है और जब ईवीएम खुलेंगे उसके बाद ही ये पता चल पाएगा कि आखिरकार सत्ता में कौन काबिज होती है। 17-11 तक करीब 10 और 11 बजे के बीच में ये तस्वीर भी साफ हो जाएगी कि आखिर यहाँ पर सत्ता में कौन काबिज होता है। लेकिन ये स्थिति बिल्कुल साफ हो चुकी है। जिस तरीके की दावेदारी से आम आदमी पार्टी चुनाव मैदान में उतरी थी कि पंजाब में सरकार बनाई तो हिमाचल प्रदेश में भी बनाएंगे, लेकिन वैसा दिख नहीं रहा है। यहाँ पर आम आदमी पार्टी पर भी काजल निगाहें टिकी रहेगी कि पंजाब के मुद्दे लेकर उतरी थी चुनाव में हिमाचल प्रदेश में, क्या वो एक भी सीट यहाँ पर निकाल पाती है या नहीं। मुकाबला बड़ा रोचक है और मुख्य मुकाबला आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के, माफ कीजिएगा, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में ही दिखता यहाँ पर नजर आ रहा है। और यहाँ पर देखिए, नजरें इसलिए भी टिकी हुई हैं क्योंकि अगर हम कांग्रेस की बात करें, भले ही अंदरूनी अंतर्कलह कांग्रेस के बीच में भी हो, लेकिन एकजुटता के साथ चुनाव मैदान में उतरी कांग्रेस बिल्कुल आखिरी मूवमेंट में। अगर हम भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो दिग्गज नेताओं में जिस तरीके से अंदरूनी अंतर्कलह, हम पहले शुरुआत से ही इसका जिक्र करते आ रहे हैं। यही वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद इसकी कमान अपने हाथों में ली। ताबड़तोड़ रैलियां यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की है। अगर भारतीय जनता पार्टी यहां पर सत्ता में काबिज होती है तो कहीं ना कहीं जीत का जो सहरा है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सर पर ही सजेगा, क्योंकि उनकी तरफ से स्थिति को भांप लिया गया। और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की बात करें, तमाम बड़े नेताओं की उनकी तरफ से आखिरी मूवमेंट में बैठक ली गई और सभी को यह संदेश भी दिया गया था कि एकजुटता के साथ चुनाव मैदान में उतरे। लेकिन देखिए, जिस तरीके से प्रेम कुमार धूमल, एक बहुत बड़ा चेहरा हिमाचल की राजनीति में, इस बार चुनाव मैदान में नहीं है, उनके समर्थक किसको वोट डालते हैं, इन पर नजरें टिकी रहेगी। चंबा, मंडी, ऊना, हमीरपुर, ये तमाम वो जिले हैं, ये तमाम वो क्षेत्र हैं जहां पर प्रेम कुमार धूमल की अगर बात करें, उनके समर्थक बहुत बड़ी संख्या में रहते हैं और उनका प्रभाव यहां पर है। क्या उनके समर्थक वोट देंगे भारतीय जनता पार्टी को या फिर कांग्रेस को देंगे, इस पर भी निगाहें टिकी है। क्योंकि हमने ये भी देखा था सुजानपुर में जब रैली हुई थी, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर भावुक भी हो गए थे कि उनके पिता इस बार चुनाव मैदान में नहीं है। उनके जो आंसू है उसको लेकर समर्थक किस तरीके की रणनीति तय करते हैं, ये भी काजल देखने वाली बात रहेगी। जी ईशा, इस बार एप्पल पॉलिटिक्स का कुछ असर क्या अभी तक देखने को मिल रहा है, क्योंकि सेब पर राजनीति इस बार बहुत हुई है और ये देखने को मिला, सभी दलों की तरफ से हमें देखने को मिला है। देखिए, इस बार जो चुनाव है, ओल्ड पेंशन स्कीम की अगर बात करें,
उस पर मुख्य तौर से चुनाव लड़ा गया था। और दूसरा बड़ा मुद्दा अगर कोई कुछ रहा है तो वो रोजगार रहा है। युवाओं को रोजगार देने की यहाँ पर बात की गई। प्रियंका गांधी की अगर बात करें, सोलन में उनकी तरफ से रैली की गई थी, जो कि पंजाब से ज्यादा दूरी पर भी नहीं है, और वहां पे उन्होंने कहा था कि अगर सत्ता में कांग्रेस काबिज होती है तो पहली कलम से लाखों युवाओं को नौकरी दी जाएगी, ओल्ड पेंशन स्कीम यहां पर बहाल किया जाएगा। ये दो वो मुद्दे हैं जिसपे हिमाचल की राजनीति भी यहां पर टिकी हुई है। इन मुद्दों पर चुनाव लड़ा गया था। दूसरी तरफ देखिए, भारतीय जनता पार्टी की बात करें, उनकी तरफ से भी ये कहा गया कि ओल्ड पेंशन स्कीम को हम लागू करेंगे, लेकिन जिस तरीके से यहां पर पहुंचे थे राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, उनका कहना है कि राजस्थान में तो हम बहाल कर चुके हैं ओल्ड पेंशन स्कीम, अब हिमाचल प्रदेश की बारी है। तो ऐसे में, क्योंकि सरकारी कर्मचारियों की अगर हम बात करें काजल, तो भारी तादाद में हिमाचल प्रदेश में रहते हैं। ये वो दो मुद्दे हैं जिसमें खासतौर से ये चुनाव लड़ा गया है। लेकिन भले ही ये मुद्दे रहे हों, अगर हम भारतीय जनता पार्टी की बात करें, अपने मैनिफेस्टो में महिलाओं को उन्होंने तवज्जो दी है, लेकिन यहाँ पर अगर जीत कोई जाता है तो वो अंदरूनी अंतर्कलह ही एक वजह रहेगी कि किस वजह से कौन सी पार्टी यहाँ पर हासिल है या जीतती है। यहाँ पर सत्ता में अगर बीजेपी यहाँ पर आती है तो बीजेपी का जो सबसे मजबूत पॉइंट वो क्या है, किस आधार पर? बिल्कुल देखिए, अगर बीजेपी यहाँ पर सत्ता में भी काबिज होती है काजल, तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से हम कह भी रहे हैं कि बीजेपी का एकमात्र कारण यहाँ पर रहेगा केंद्र की जो नीति है उसके तहत ही बीजेपी यहाँ पर सत्ता में काबिज होगी। क्योंकि लास्ट मोमेंट में जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ की अगर बात करें, क्योंकि हमेशा से भारतीय जनता पार्टी का ये रहा है कि राष्ट्रवाद और हिंदुत्व के मुद्दे पर चुनाव लड़ती है, और भारी तादाद में, क्योंकि हिंदुत्व अगर हम बात करें वोटर्स की, तो हिमाचल प्रदेश में रहते हैं। यही वजह है कि स्थिति को भांपते हुए, बागी नेताओं की तेवर को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद चुनाव मैदान में उतरे। ताबड़तोड़ रैलियां उनकी तरफ से की गई, योगी आदित्यनाथ को यहां पर चुनाव मैदान में उतारा गया। तो ये जो जीत का सेहरा भी है तो वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सर। आपको रोकूंगी, एक और बड़ी खबर इस समय बता देते हैं, आपको रोकूंगी क्योंकि जो रुझान सामने आ रहे हैं हिमाचल के रुझानों में बीजेपी को बहुमत, ये देखिए बड़ी जानकारी सामने आ रही है। 35 सीटों पर इस समय बीजेपी आगे चल रही है, बीजेपी को बहुमत, और 29 सीटों पर कांग्रेस पार्टी आगे चल रही है। लेकिन बहुमत की तरफ बीजेपी लगातार आगे बढ़ते हुए, देखिए जो शुरुआती रुझानों में था अब तक रुझान वही देखने को मिल रहे हैं। हिमाचल की स्थिति बिल्कुल नहीं बदली है, जो शुरू हुई थी वो अब तक वही देखने को मिल रही है। 29 सीटों पर कांग्रेस पार्टी आगे, लेकिन बीजेपी को पीछे नहीं छोड़ पा रही है। ये देखिए सबसे बड़ी बात यह है, हिमाचल के रुझानों में बीजेपी को बहुमत मिलता हुआ नजर आ रहा है। 35 सीटों पर इस समय बीजेपी आगे चल रही है, यानी सरकार बनाने की स्थिति में कहा जा सकता है, और 29 सीटों पर कांग्रेस पार्टी आगे चल रही है। मात्र 6 सीटों का फर्क है, कांटे की टक्कर है, कड़ी टक्कर है, हालांकि कुछ भी हो सकता है। और हमारे साथ इस समय प्रदीप चौहान वरिष्ठ पत्रकार जुड़ गए हैं। प्रदीप जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रदीप जी, लगातार जो रुझान आ रहे हैं, चाहे गुजरात की बात करें या हिमाचल की, चलिए पहले हिमाचल की बात करते हैं, क्योंकि हिमाचल के शुरुआती रुझानों में बीजेपी इस समय आगे चल रही है। जो शुरुआती रुझान थे अब तक वही है, क्योंकि अब जो स्थिति है 35 सीटों पर बीजेपी आगे और 29 सीटों पर कांग्रेस पार्टी, बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, कांटे की टक्कर। ये देखिए, अभी तो ये शुरुआती रुझान है, मेरे ख्याल से 11 बजे के आसपास तक स्थिति साफ हो जाएगी कि क्योंकि हिमाचल बहुत छोटी स्टेट है, 68 सीटें हैं टोटल, तो बहुत जल्दी जो है बहुत कम मार्जिन से यहाँ हार जीत का फासला होता है। पिछले चुनाव में भी तकरीबन 20 सीटें ऐसी थी जो 180 से लेकर 2000 के मार्जिन में जीती हारी गई थी। तो 11 बजे के आसपास अगर बीजेपी इसी तरह से अपनी लीड कायम रख पाती है तब तो क्लियर हो जाएगी चीज कि हाँ, बीजेपी इसमें जो है इस बार सरकार रिपीट कर सकती है, रिवाज बदल सकती है। तो नारा दिया था बीजेपी ने कि रिवाज बदलेंगे इस बार, जबकि कांग्रेस का नारा था कि राज बदलेंगे। अगर ये रिवाज बदलता है, 1985 के बाद पहली बार ऐसा होगा कि हिमाचल में कोई सरकार रिपीट करेगी। अगर ये बीजेपी कर पाती है, और इसका सारा श्रेय बीजेपी की तरफ से जाएगा फिर प्रधानमंत्री मोदी को, क्योंकि उन्होंने हिमाचल में कहा था, ये बात यहीं से शुरू किया था उन्होंने कि आप कैंडिडेट को मत देखिए, मेरे चेहरे पे वोट दीजिए, मुझे देखिए और कमल निशान को देखिए। तो इसका मतलब अगर
बीजेपी को जो सीटें आ रही है या बीजेपी को जितना भी वोट मिला है वो प्रधानमंत्री मोदी के नाम पे ही मिला है। जी प्रदीप जी, दक्षिण गुजरात की अगर हम बात कर ले, हालांकि पहले जिन सीटों पर बीजेपी को नुकसान भी हुआ था उन सीटों की अगर हम बात करें तो क्या स्थिति इस समय लग रही है? जी देखिए, गुजरात जी जो है बड़ा डिफरेंट स्टेट है एक्चुअल में। जो दो स्टेट जिनमें चुनाव है इस बार, ये दोनों बिल्कुल डिफरेंट, बिल्कुल हाँ पॉलिटिकली भी बड़ी डिफरेंट है और डेमोक्रेटिकली बड़ी डिफरेंट है। क्योंकि हिमाचल, आपको मालूम है, हिमाचल का मैं आपको बताता हूँ, केरल के बाद दूसरी सबसे ज्यादा पढ़ी लिखी स्टेट है। यहाँ का वोटर बड़ा पढ़ा लिखा है, बड़ा डिस्कस करता है, बड़ा हर चीज के बारे में बड़ा पढ़ता है। लेकिन गुजरात में अभी भी जो ट्रेडिशनल जो राजनीति है हिंदुस्तान की, वो अभी चलता है वहाँ सिस्टम। तो वहाँ जाति आधार पर भी वोट पड़ते हैं, धर्म आधार पर भी वोट पड़ते हैं और अपने समुदाय के आधार पर भी पड़ते हैं। तो मुझे लगता है कि गुजरात की स्थिति के लिए भी आपको 11 बजे तक के आसपास का इंतजार करना चाहिए। लेकिन वहाँ सबको मालूम है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि एडवांटेज किसकी है, सरकार किसकी बनने वाली है। लेकिन सिर्फ अब वहाँ ये देखना ये है कि कितनी सीटों में डिफरेंस रहता है। क्या पिछली बार जैसा मामला होता है आसपास रहता है, या जो एग्जिट पोल्स कहते हैं कि बीजेपी को एक तरफा जीत मिलेगी, या वो सच होता है? सिर्फ देखना उस चीज का, ये तो तय है सबको, ये तो सबको मालूम है कि एडवांटेज तो वहाँ बीजेपी को है। प्रदीप जी, अगर गुजरात की हम बात करें तो वहाँ पर क्या कह सकते हैं, क्या काम आया? सिर्फ जो केंद्र के काम है, मोदी का नाम है, मोदी का चेहरा है, वही काम आ सकता है, या फिर गुजरात का अपना भी कोई अस्तित्व काम आ सकता है? और वही दूसरी तरफ सीएम को लेकर भी सवाल, क्योंकि सीएम ने बहुत ज्यादा हाईलाइट खुद को नहीं किया इस बार। देखिए, सीएम हाईलाइट अगर करना भी चाहे तो वो अपने आप नहीं कर सकते अपना आप हाईलाइट। आपको मालूम है बीजेपी में सिर्फ दो ही चेहरे चलते हैं, और गुजरात में तो आपको मालूम है, मैं भी जब गुजरात गया था तो वहाँ लोग ये कहते थे कि हम वोट न बीजेपी को देते हैं, न सीएम को देते हैं, हम वोट मोदी को देते हैं। मोदी को ही वो अभी भी अपना सीएम मानते हैं, उसी को मानते हैं कि वही सरकार चला रहे हैं। तो जो गुजरात में जितना वोट पड़ेगा वो सब मोदी के नाम पे पड़ेगा, कुछ वोट अमित शाह के नाम पे पड़ेगा। तो जाहिर सी बात है, क्योंकि दोनों एक साथ हैं। लेकिन मेनली राजस्थान हो, गुजरात हो, हिमाचल हो, या कहीं भी और आप राज्य देख लीजिए, जहां भी बीजेपी चुनाव लड़ती है, प्रधानमंत्री मोदी के नाम पे ही लड़ती है और प्रधानमंत्री मोदी के नाम पे ही वोट मांगती है। सीएम चेहरे ना हिमाचल में कहीं देखने को मिला आपको कि कोई बहुत प्रोमिनेंट तरीके से आप सामने आया हो। पोस्टर वगैरह में भी पीछे कहीं होते थे, उनसे आगे तो अनुराग ठाकुर और जेपी नड्डा के पोस्टर्स होते थे, और वही गुजरात में रहा। तो गुजरात, और वो खासकर नरेंद्र मोदी ने जो गुजरात में वो कहा ना कि गुजरात मैंने बनाया है, और खास करके खड़गे के स्टेटमेंट को जो उन्होंने बुनाया, वो चीज गुजराती अस्मिता पे ले आया। और उसके बाद उनको मालूम है कि गुजराती अस्मिता की जब बात आएगी तो फिर नरेंद्र मोदी को पिछाड़ने वाला कोई है नहीं। उस मामले में तो उनकी मास्टरी है कि किस तरह से किसी मुद्दे को भुनाते हैं, उनसे बेहतर कोई नहीं जानता। और दूसरी बात, गुजरात को कैसे मैनेज किया जाता है, गुजरात में क्या मुद्दे चलते हैं, गुजरात में वोटर क्या सोचता है, ये भी प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह से बेहतर कोई नहीं जानता। तो इसलिए मुझे लगता है कि गुजरात के चुनाव में तो टोटल जितना भी है, ना विकास, ना महंगाई, ना कुछ, जो वोट पड़ा है वो नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के नाम पे पड़ेगा। पाटीदारों की स्थिति क्या देखते हैं प्रदीप जी इस बार? पाटीदार, क्योंकि हार्दिक पटेल खुद भी मैदान में है, तो पाटीदारों का जो रुख है वो किधर रह सकता है, उनकी स्थिति को? बीजेपी ने जो पिछले 5 साल में सबसे बड़ा काम वो यही किया कि उन्होंने पाटीदार वोट बांट दिया। हार्दिक पटेल को अपने साथ लिया है, बाकी बचा वोट जो पाटीदार का था, आधा इधर आ गया, आधा आम आदमी पार्टी की तरफ जाता हुआ ज्यादा दिखा। मुझे कांग्रेस को इसका ज्यादा फायदा नहीं हुआ, कांग्रेस को वो वोट ज्यादा नहीं पड़ा, जबकि पिछली बार पड़ा था। तो पाटीदार वोट तो पूरी मतलब काफी हद तक बढ़ गए। आप ये कह सकते हैं कि अगर मेरी असेसमेंट है तो तकरीबन 40% के आसपास वोट बीजेपी की तरफ जाएगा और 60% के आसपास वोट पाटीदारों का वो आम आदमी पार्टी ले सकती है। आम आदमी पार्टी जो है उसमें डेंट कर सकती है, और कांग्रेस को बहुत बड़ा डेंट लगा है इसमें पाटीदारों के वोट में। और कांग्रेस जो उन्होंने साइलेंट कैंपेन किया है, अगर कहीं वो सक्सेसफुल हुआ वो साइलेंट कैंपेन, तो एक बात मान के चलिए आपकी, अगर कांग्रेस का ये कैंपेन सक्सेसफुल हुआ तो हिंदुस्तान की राजनीति बदल जाएगी। हिंदुस्तान में जो अभी चुनाव जितने लेविश होते हैं, जितने लाउड होते हैं ना, अगर कांग्रेस का ये साइलेंट कैंपेन कामयाब हुआ तो आगे चुनाव में आप देखिएगा कि ये साइलेंट चुनाव जो है पूरी राजनीति बदल देंगे, इस देश के पूरे चुनाव का सिस्टम बदल देंगे। बिल्कुल, आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रजमोहन पांडे, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ इस समय जुड़े हुए हैं। ब्रजमोहन जी, स्वागत है आपका। आपने हिमाचल और गुजरात दोनों ही राज्यों की राजनीति को बड़े करीब से देखा है, तो इस बार क्या मोदी हवा ही गुजरात में और हिमाचल में? काजल जी, गुड मॉर्निंग। अभी तो
जी काउंटिंग के 50 मिनट ही हुए हैं। जी 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 और जैसा जैसा उम्मीद थी कि अगर कि गुजरात में वापस कांग्रेस बीजेपी आएगी, और जी हिमाचल में जैसे कि रिवाज रहा है कि एक बार सत्ता बदलती है कांग्रेस की, एक बार बीजेपी की, ऐसा कुछ ट्रेंड ऐसा ही चल रहा है। गुजरात को देखना यह है कि आम आदमी पार्टी की जिस तरह से कैंपेन चल रहा था, ऐसा लग रहा था कि आम आदमी पार्टी बहुत कुछ करने वाली है, उस तरह का कोई रिजल्ट दिख नहीं रहा है। लेकिन अब आगे अभी देखना यह है कि आम आदमी पार्टी के जो वोट मिले हैं वो किसका नुकसान किया है, जी कांग्रेस का कितना नुकसान किया है और भारतीय जनता पार्टी को कितना नुकसान किया है। और आप देखेंगे चुनाव जब से डिक्लेयर है तब से, तो आप देखेंगे कि कांग्रेस का प्रचार बिल्कुल बहुत ही साइलेंट रहा। ऐसा लग रहा था कि कांग्रेस ने गुजरात बीजेपी के लिए छोड़ दिया है, और बीजेपी का जिस तरह से एग्रेसिव कैंपेन हुआ है उससे एक दो बातें थी। या तो भारतीय जनता पार्टी अपने पिछला रिकॉर्ड तोड़ना चाहती थी, 127 उसका जो नरेंद्र मोदी 2002 में आए थे, 127 सीट चुन के आए थे, या तो रिकॉर्ड को तोड़ना था, या कहीं भारतीय जनता पार्टी के अंदर कहीं डर था कि कहीं हमारी 27 साल की सत्ता एंटी इनकम्पेंसी और जिस तरह से सरकार काम कर रही थी वहां पर, अब आप देखेंगे कि पूरा मंत्रिमंडल, मुख्यमंत्री तक किसी को पता नहीं था कि सरकार कौन चला रहा है। सब मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ा गया, और मोदी जी ने इतना मेहनत भी किया, पूरी पार्टी, उसके मैनेजमेंट और जो भी सिस्टम रहता है सब उन्होंने ताकत लगाई थी। और इसके बावजूद भी कांग्रेस यदि 50-55 दिख रहा है, हम तो समझेंगे कि कांग्रेस का परफॉर्मेंस, जिस तरह से कांग्रेस ने काम किया और भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले, तो उसका परफॉर्मेंस अब सरकार बनाने जैसी तो नहीं होगी। लेकिन एक बात जरूर है कि कांग्रेस पिछला रिकॉर्ड जो 2017 में हुआ था, 2017 में सीटें भी लाए, तो हम तो समझते हैं कि कांग्रेस का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा माना जाएगा। ब्रिजमोहन जी, आम आदमी पार्टी को लेकर सवाल मेरा आपसे होगा, क्योंकि त्रिकोणीय मुकाबले में तो आम आदमी पार्टी भी है। जितने जोर शोर से आम आदमी पार्टी ने प्रचार किया, क्योंकि अरविंद केजरीवाल, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान और आम आदमी पार्टी के कई और मंत्री, ये सब गुजरात और हिमाचल में जिस तरीके से रहे, इन्होंने दिल्ली के एमसीडी इलेक्शन को उस तरीके से नहीं देखा, उतनी मेहनत यहाँ पर नहीं की जितनी ताकत वहां पर झोंक दी। तो क्या ये अच्छी स्थिति वहां पर आएगी, या फिर सिर्फ कांग्रेस को भी पछाड़ पाएगी? क्या स्थिति आप देखते हैं? देखिए, आम आदमी पार्टी कांग्रेस का विकल्प बनना चाहती है, बीजेपी का विकल्प बनना चाहती है। उसको लगता है कि जो लोग बीजेपी को सत्ता में नहीं देखना चाहते या मोदी को जो परास्त करना चाहते हैं, कांग्रेस वो नहीं कर पा रही है, तो आम आदमी पार्टी वो कर सकती है। उन्हें एग्रेसिव कैंपेन के पीछे राज यही था कि जो गुजरात में जो लोग बीजेपी की सत्ता नहीं चाहते, 27 साल की सत्ता से परेशान है, वो लोग कांग्रेस के साथ जाएंगे तो सत्ता बदल नहीं सकते, हम सत्ता बदल सकते हैं, इसलिए उन्होंने बहुत एग्रेसिव किया। लेकिन एक बात समझिए कि चुनाव में सब कुछ चलता है, स्थानीय मतलब कैडर और स्थानीय लेवल पर उम्मीदवारों का भी बड़ा महत्व होता है। आम आदमी पार्टी के पास सोशल मीडिया और अखबारों में और टीवी चैनलों पर तो बड़े विज्ञापन चल रहे थे सोशल मीडिया पर, लेकिन ग्राउंड लेवल पर उनके बहुत कुछ लोग थे, और सारा उनका खेल सब शहरों में चल रहा था। रूरल में अभी आम आदमी पार्टी का कोई प्रभाव नहीं है। और आप जो देख रहे हैं जो एकाध सीटें जहाँ लीड कर रहे हैं, मेरे को नहीं लगता कि कोई आम आदमी पार्टी कोई खाता भी खोलने वाली है, और जहाँ भी कुछ लीड कर रहे हैं एकाध जगह सीटों पर, वो शहरों का होगा, ग्रामीण में कोई उनका प्रभाव नहीं था आम आदमी पार्टी का। बहुत शुक्रिया ब्रिजमोहन जी, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो लगातार रुझान आ रहे हैं और रुझान हम आपको बता भी रहे हैं। ये देखिए, बड़ी खबर इस समय एक और सामने आ रही है। जो शुरुआती रुझान, उससे आगे बढ़ते हुए रुझानों में कांग्रेस ने बीजेपी को पछाड़ा। ये देखिए, रुझान पलट गए हैं। हिमाचल में कांग्रेस 35 सीटों पर इस समय आगे चल रही है और बीजेपी 31 सीटों पर पीछे हो चुकी है। ये देखिए, हिमाचल के रुझान एकदम पलट गए हैं, जो कि हम आपको लगातार बता भी रहे हैं। अब तक शुरुआती रुझानों से लेकर अब तक बीजेपी आगे चल रही थी, लेकिन अब कांग्रेस पार्टी आगे चल रही है। कांग्रेस 35 सीटों पर इस समय आगे चल रही है, स्थिति एकदम पलट गई है, और बीजेपी 31 सीटों पर पीछे चलते हुए नजर आ रही है। हिमाचल की परिस्थितियां एकदम बदल गई हैं। अब तक एक बार को लगने ये लगा था कि जो वहां का रिवाज रहा है वो शायद बरकरार रह सकता है, क्योंकि शुरुआत से लेकर अब तक बीजेपी आगे चल रही थी। अचानक से नतीजे पलटते, जो 6 सीटों का हेर फेर है, इधर से उधर होता हुआ नजर आ रहा है। अभी तक 35 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही थी, लेकिन अब कांग्रेस पार्टी वहां पर आगे चलती हुई नजर आ रही है।
ईशा ठाकुर हमारे साथ बनी हुई है, प्रदीप जी भी हमारे साथ बने हुए हैं। ईशा, पहले आप ही का रुख करूंगी। अचानक से रुझान बदल गए हैं, अब 35 सीटों पर कांग्रेस पार्टी आगे चल रही है और बीजेपी पीछे हो गई है। बिल्कुल काजल, देखिए अब ईवीएम खुलना शुरू हो चुका है और यही वजह है कि अभी भी दोनों पार्टियों के बीच में कांटे की टक्कर है और जो अभी शुरुआती रुझान भी हैं ज़्यादा आगे पीछे नहीं है। तो ऐसे में देखना, इंतज़ार भी करना होगा। करीब करीब 10 और 11 बजे के बीच में ये तस्वीर साफ हो जाएगी कि आखिरकार सत्ता में कौन सी पार्टी काबिज होगी। तो यहाँ पर ये शुरुआती रुझान है, लेकिन यहाँ पर नजरें भी टिकी हुई हैं कि क्या कांग्रेस जिस तरीके से राज बदलने का सपना संजोए बैठी है और तमाम जो कांग्रेस के नेता हैं अभी से हाजिरी अपनी लगा रहे हैं आलाकमान के पास कि मुख्यमंत्री पद की दावेदारी के लिए वो मजबूत नेता हैं, उन पर भी नजर टिकी रहेगी कि जो दावेदारी अभी से अपनी पेश करने लगे हैं कांग्रेस के तमाम नेता, क्या वो खुद की सीट भी निकाल पाते हैं या नहीं। वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी की भी अगर हम बात करें, यहाँ पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, जो कि उनका गृह जिला है बिलासपुर, उस दर भी नजरें टिकी हुई हैं कि उनके गृह जिले के अधीन जितने भी 4 विधानसभा हलके आते हैं, क्या वहां पर वो जीत दिला पाते हैं। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर की अगर बात करें, उनके बीच में और जेपी नड्डा के बीच में जिस तरीके की अनबन है, या फिर अनुराग ठाकुर और जयराम ठाकुर जो कि मौजूदा मुख्यमंत्री हैं, उनके बीच की अंतर्कलह हमेशा ही जगजाहिर रही है। तो यहाँ पर यह भी देखना होगा कि क्या प्रेम कुमार धूमल, जो कि केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर के पिता हैं, उन्हें चुनाव मैदान में न उतारना बीजेपी की बड़ी गलती होगी। क्या उनके समर्थक बीजेपी को वोट भी डालेंगे या नहीं, और जो बागी नेता भी हैं जो मुखर होकर चुनाव मैदान में उतरे हैं, क्या बीजेपी को यहाँ पर कड़ी टक्कर देंगे। तो ये तमाम वो चीजें हैं जिन पर परिस्थितियां हैं जिन पर नजरें टिकी रहेगी कि बीजेपी यहाँ पर सत्ता में काबिज दोबारा से हो पाती है या नहीं। तो यहाँ पर अब इंतजार करना होगा। करीब करीब 10 बजे का और 10 और 11 बजे ये वो समय है जब ये तय होगा कि आखिरकार सत्ता में कौन सी पार्टी काबिज होगी। जी काजल। बिल्कुल, आप बने रहिए। प्रदीप जी भी इस समय हमारे साथ हैं। प्रदीप जी, जो अभी तक रुझान सामने आ रहे, अभी तक हम देख रहे थे कि 35 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही थी, लेकिन अब अचानक से हम देख रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी आगे हो गई। बहुत छोटे छोटे एक राउंड में आपको 100 की लीड, 150 की लीड मिलेगी, तो वो चीजें बदलती रहेगी। 11 बजे के आसपास स्थिति साफ होगी। और दूसरी बात जो ईशा ने कहा ना, उसमें एक चीज और ऐड करूंगा मैं कि पिछले जो 2017 के चुनाव थे, हमको ये याद रखना पड़ेगा कि हिमाचल में 2017 में रिवाज कायम रहा था, बीजेपी ने कांग्रेस को हटा के सत्ता पाई थी। लेकिन उस चुनाव में एक खास बात ये हुई थी कि बहुत सारे स्टॉलवर्ड, मतलब अगर कहें तो वीरभद्र सिंह को छोड़ के या एक आध को और छोड़ के बाकी पुराने जितने स्टॉलवर्ड थे सब चुनाव हार गए थे। सब जो है वो नए लोग आए थे। तो हो सकता है इस बार भी इस तरह का कुछ हिमाचल में देखने को मिले कि जो अपने आप को स्टॉलवर्ड कहते हैं या जो पुराने नेता है वो चुनाव हार जाएं और नए चेहरे सामने आए। लेकिन दूसरी चीज और इस पर ध्यान रखने वाली है कि अभी जो आपने बताया कि ये 35 और 29 का मामला, बाकी जो 5 सीटें हैं या 4 सीटें हैं जो इंडिपेंडेंट है, वो कौन है, वो इंडिपेंडेंट कौन सी पार्टी के जीत रहे हैं, या और इंडिपेंडेंट नहीं तो और कौन है। मेरे ख्याल से इंडिपेंडेंट या एक साथ कोई सीपीएम के कैंडिडेट होंगे। इंडिपेंडेंट पे नजरें रहेंगी कि इंडिपेंडेंट किसके जीते, क्योंकि देखिए अभी 35 और 29 का आंकड़ा, ये आंकड़ा कभी भी 33 या 32-34 का ऐसा हो सकता है। अगर ये आंकड़ा ऐसा हुआ तो फिर सारी की सारी गेम इंडिपेंडेंट्स के हाथ में आ जाएगी। और इंडिपेंडेंट क्योंकि ज्यादा इंडिपेंडेंट जो है वो बीजेपी के खड़े 21 उनके बागी खड़े हैं, कांग्रेस के है 7 या 8 खड़े हैं, और स्ट्रांग भी बीजेपी के ज्यादा हैं। तो अगर बीजेपी के बागी जीतते हैं तो बीजेपी की नजरें उन पे भी होगी, क्योंकि बीजेपी पहले ही प्लानिंग कर चुकी है, इस बारे में बैठक कर चुकी है कि किस किस को कौन कौन जो है वो साधेगा अगर जरूरत पड़ेगी। तो बीजेपी तो इस मामले में आपको मालूम है, चुनाव के मामले में, रणनीति के मामले में उससे बेहतर भी कोई नहीं है। तो नजरें ना सिर्फ अपने अपने रिजल्ट पे है, नजरें सब दोनों पार्टियों की इंडिपेंडेंस पे भी है। जी, आप बने रहिए हमारे साथ। प्रदीप जी आप भी बने रहिए, ईशा आप भी हमारे साथ बने रहिए। तो लगातार जो रुझान है वो धीरे धीरे सामने आ रहे हैं और स्थिति हर मिनट में बदलती जा रही है। एक ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकेंगे।